आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग निशांत जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? टॉपिक कहाँ तक हम लोग का एंड हुआ था? लास्ट क्लास में हम लोग शैशवावस्था पूरा देखे। शैशवावस्था हम लोग लास्ट क्लास देखे थे। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं जो है हमको देखना है ना। शैशवावस्था में क्या क्या बच्चों में डेवलपमेंट होता है, शैशवावस्था में बच्चे क्या क्या एक्वायर करते हैं, ये सब चीजों का हमें यही ना था। तो भूल गए क्या टॉपिक? नो हेलो, हाँ मैम। उस आप बताइए लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे? मैम शैशवावस्था का हम लोग गुण को देख रहे थे मैम। हाँ, शैशवावस्था की विशेषता है। जी मैम। ठीक है, यही हम लोग जानेंगे ना। जी तो चलिए, उस दिन हम आप लोग को जो बताए थे उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट में। हम लोग जन्म के उपरांत बालक का जो फर्स्ट अवस्था होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शैशवावस्था। शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक का एज होता है निशांत जी? कब से कब तक का? क्या मैम? शैशवावस्था की अवधि जो होती है वो 0 कब से से 2 कब वर्ष तक? मैम। 0 0 से से 2 वर्ष। जी ठीक मैम। है, जी 0 मैम। से 2 वर्ष शैशवावस्था की अवधि। इस शैशवावस्था में हम लोगों ने क्या देखा कि बालक है इस अवस्था में बालक का जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तथ्यात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, हर एक विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तेजी से होता है, बहुत ही रैपिडली इसमें विकास होता है। ठीक है, हम लोगों ने इस अवस्था में ये भी जाना था कि यह अवस्था जो हमारी होती है बालक की सबसे जो है असहाय वाली अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक जो है पूरी तरह से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, लेकिन इस अवस्था से बालक बहुत जल्दी ही बाहर भी निकलता है। ये भी हम लोग जाने थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले उस दिन भी हम इस चीज पे टॉपिक पे डिस्कस हुआ था हम लोगों का कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास की जो है तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। यानी कि शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। इस चीज को हम आप लोग को क्लियर थे, चाहे उनका हाथ पैर का बढ़ना, अंगों का बढ़ना, यह सब जो है बहुत तीव्र गति से इस अवस्था में बालक का क्या होता है विकास। ये चीज हम लोग जाने थे। दूसरा हम लोग बोले थे कि मानसिक विकास में तीव्रता, ठीक है, यानी कि रैपिडली इन मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि उनका मेंटली डेवलपमेंट जो होता है वो भी बहुत तेजी से, बहुत ही तीव्र गति से होता है। यानी कि किसी भी मानसिक क्रियाओं को, मतलब आप जो कुछ भी करें बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा, आप जो कुछ भी बोलेंगे ना बच्चे उन शब्दों का नकल निकालने की कोशिश करेंगे, उन शब्दों को रिपीट करके बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? किसी चीज को आप माइंड में ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तब ना ये क्रिया हो रही है। यानी कि मानसिक रूप से ये बच्चे क्या है, इस स्टेज में बहुत ही तीव्र गति से विकास कर रहा है। ध्यान देना, किसी चीज को अपनी स्मृति में यानी कि अपने माइंड में उसको स्टोर करके रखना, कल्पना करना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप में देखे। ठीक है, किसी चीज को हम फ्रंट में अपना देख रहे हैं, चीज को नोटिस करना, वो क्या है क्या नहीं है, वो सब चीजों को वो क्या करते हैं, मानसिक रूप से करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज हम लोग का क्या होता है, इसमें बालकों का मानसिक जो है, मेंटल जो है हम लोग का विकास जो है बहुत ही तेजी से यानी कि तीव्र गति से होता है। तो शारीरिक विकास भी तीव्र गति से हुआ और मानसिक विकास भी बालक स्टेज में बहुत ही तीव्र गति से होता है। तीसरा हम लोग का पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। किसी भी चीज को सीखने की प्रक्रिया में भी बालक क्या करता है, स्टेज में बहुत तीव्र गति से किसी चीज को सीखता है। जैसे कि कुछ भी सीखना हुआ, ठीक है, चलना, उठना, बैठना, बोलना, किसी भी चीज को सीखने की तीव्रता में बहुत ज्यादा होती है। चाहे शब्दों को पकड़ना, शब्दों को बोलना, ठीक है, ये सारी चीजें, या फिर आपके हाव भाव को देखकर उसी प्रकार के हाव भाव को प्रकट करना। तो ये सारी चीजें जो है बालकों में सीखने की इतनी ज्यादा जिज्ञासा होती है, इतनी ज्यादा तीव्रता होती है कि बालक जो है बहुत जल्दी किसी चीज को सीखता है। जैसे शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही तीव्रता हो जाएगी और उनमें आवश्यक बातों को, जितने भी, मतलब उनका जितना भी बेसिक नीड्स है, देखिएगा छोटे छोटे शब्द जैसे कि पानी हो गया,
खाना हो गया, छोटे-छोटे शब्द, बहुत बड़े-बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। छोटे-छोटे शब्दों का इस्तेमाल वो बहुत जल्दी करना सीख जाते हैं। लेकिन उनमें सीखने की तीव्रता भी इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा कि इस स्टेज में बालक इन चीज़ों को बहुत जल्दी एक्वायर करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। चौथा पॉइंट है दूसरों पर निर्भरता, ठीक है? तो हम पहले ही ये बताए थे कि इस स्टेज में बच्चे जो है पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इतने असहाय होते हैं कि अपने हर कार्य के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है? उनका जो भी कार्य है, चाहे भूख लगने पर खाना खिलाना, चाहे किसी प्रकार का तकलीफ या दिक्कत होने पर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना, शब्दों के माध्यम से वो ज़ाहिर भी नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट रूप से बता भी नहीं पाते हैं। तो क्या है, इस स्टेज में बालक बहुत ही असहाय स्थिति में रहते हैं और पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। कुछ समय तक बहुत ही असहाय स्थिति में रहते हैं, लेकिन इस असहाय स्थिति से बालक बहुत जल्दी बाहर भी निकलते हैं। ठीक है? क्यों निकलते हैं बाहर? क्योंकि क्या हम लोग फर्स्ट पॉइंट ही देखे थे कि शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है, मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है, ठीक है? सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से हो रही है। जब सभी चीज़ों को वो बहुत ही तीव्रता के साथ सीख रहे हैं, तो वो इतना बहुत दिनों तक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। वो बहुत जल्द ही अपने कार्य को अपने दम पर करने की प्रयत्न करेंगे। ठीक है? तो ये क्या होता है? तो बात इसी के ऊपर क्या माता-पिता ने बालक से क्रोध में चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, चाहे क्रोधपूर्वक उससे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? वो पूरी तरह से असहाय है, खुद अपना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें बालक से बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है? तो इस स्टेज में बालक क्या होते हैं? शारीरिक रूप से बहुत ही तीव्र विकास होता है, मानसिक रूप से तीव्र विकास होता है, सीखने की गति भी बहुत तीव्र होती है, लेकिन बालक स्टेज के ऊपर क्या होते हैं? पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते हैं। चौथा हम लोग का 5वां पॉइंट है आत्म प्रेम की भावना, ठीक है? आत्म प्रेम की भावना का मतलब देखिए बोल रहा है कि इस स्टेज में बालक जो है, एक तो पूरी तरह से असहाय है, दूसरे के ऊपर के सबसे ज़्यादा केयर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो उनसे उनके प्रति उनका स्नेह का भावना है या प्रेम की भावना है, वो बहुत तीव्र होती है, ठीक है? अब देखिएगा, नोटिस कीजिएगा 0 से लेके 2 वर्ष के बालकों में अगर उनकी माता की गोद में, चाहे उनकी दादी की गोद में अगर कोई बैठ जाए, तो वो क्या करते हैं? वो परेशान हो जाते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे आत्म प्रेम की भावना उनका बहुत ज़्यादा है, उनसे लगाव की भावना बहुत ज़्यादा है और वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते, बाँटना नहीं चाहते। तो जिस वजह से बच्चे इसको काफ़ी हद से करते हैं। तो शिशु में आत्म प्रेम की भावना बहुत ही प्रबल होती है मैम आवाज और वह थोड़ा अपनी कट कट के आ रहा है मैम। आवाज़ कट-कट के आ रहा हेलो है। मैम। हाँ, जी हेलो। मैम, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। जी मैम, बहुत ज्यादा कट के आ रहा है मैम। सभी को आवाज़ कट-कट के आ रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा
तो वाईफाई वाईफाई तो यहाँ पर देना, वो तो ऑन ही हो। हाँ हाँ हाँ, इसकी में हाँ मैम। चलिए अभी अभी नोटिस कीजिए। हाँ, आवाज तो आ रहा है साफ साफ। नहीं, बाकी जी मैम, सब अभी बोल ठीक रहे आ रहा हैं है मैम। कि ठीक आ रहा है आवाज तो। कट तभी कट सर की इशू आवाज। हो रहा था, कट कट के आ रहा था सर, सुन नहीं पा रहे थे। कभी कभी नेटवर्क का इशू रहता है ना, इसलिए कट के आता होगा। ठीक है, अभी स्टार्ट कीजिए। अच्छा, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे थे, आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना में क्या बताया आप लोगों की, कि बालक जो होते हैं ना, उनका जो उनसे सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, जो उनका सबसे ज्यादा केयर करते हैं, ठीक है, उनका स्नेह और प्यार केवल स्वयं के लिए पाना चाहते हैं, उसको किसी में बांटना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं कि माता का प्रेम है तो उस सारा का सारा किसी के लिए मुझे मिले, उसको वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर माता की गोद में कोई उनका बड़ा भाई या कोई दूसरा बालक बैठ गया, तो उनको इस बात से ईर्ष्या होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं अपनी माता की गोद से। तो हम लोग का यहाँ पे जो आत्म प्रेम की भावना है, इसी पे डिपेंडेंट है कि वो पूरी तरह जो भी स्नेह है, जो भी प्यार है अपने केयर टेकर का, वो सब स्वयं के लिए। और केवल उसी का नहीं, ठीक है, अपने बड़े भाई बहन का भी जो भी स्नेह और प्यार है ना, स्वयं अपने लिए ही चाहते हैं। वह क्या चाहते हैं कि हम जो है सेंटर में रहें और सब हमको क्या करें, स्नेह और प्यार दें। और उस प्यार को और स्नेह को, चाहे वो बड़े भाई का भी स्नेह और प्यार हो, उसको भी वो किसी से शेयर नहीं करना चाहेंगे। और चाहे माता का भी प्यार हो, ठीक है, मान लीजिए माता का प्यार है और माता बड़े भाई को थोड़ा स्नेह प्यार करती है, तो भी उनको उससे ईर्ष्या होती है। तो जो भी मतलब अट्रैक्शन है, वो सारा का सारा अपनी तरफ लाना चाहते हैं, अगर किसी को शेयर नहीं करना चाहे। ठीक है, तो ये है हम लोग का आत्म प्रेम की भावना। अभी आप लोगों को साउंड क्लियर आ रहा है? जी मैम। यस मैम। हाँ, दिक्कत होगा तो इससे क्या होता है, शिशु में ईर्ष्या की भावना आ जाती है, अपने ही बड़े भाई। अगला पॉइंट बोल रहा है आपका, ठीक है, नैतिकता का अभाव। ध्यान दीजिएगा, किस किस का विकास होता है और किस किस का शैशवावस्था में अभाव रहता है। तो उस स्टेज में बालक जो होते हैं पूरी तरह से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, चीज का अभाव है। दूसरा क्या है कि इस स्टेज में बालक में जो है नैतिकता का भी अभाव रहता है, मॉरलिटी नहीं होती है, नैतिक आचरण नहीं होता है इस स्टेज में। ठीक है, देखिए जैसे कि बोल रहा है कि शिशु के अच्छे और बुरे, उचित या अनुचित, इन बातों का हमको ज्ञान नहीं है, ये अच्छा है या बुरा है, ये भला है या बुरा है, इन चीजों का हमको ज्ञान नहीं रहता है इस स्टेज। ठीक है, वो उन्हीं कार्यों को करना चाहते हैं जिससे उनको आनंद आता है, जिससे उनको मजा आता है, वो सारे के सारे कार्य। मतलब हमारे इस कार्य से सामने वाले को परेशानी हो रही है, ठीक है, इस बात की वो बिल्कुल भी चिंता या इस बात की उनको बिल्कुल फिक्र नहीं होती है। ठीक है, चाहे वो कार्य क्या हो, अच्छे हैं या बुरे हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा किसी की गोद पॉटी या शुशु करते समय सोचता है कि नैतिकता नहीं है, वो तो कर देता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों में नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, सोचिएगा आप लोग मैम भी कौन सा एग्जाम्पल दे रही है, लेकिन ये सही एग्जाम्पल था, सबसे अच्छा एग्जाम्पल था, क्योंकि हम लोग प्राय देखे हैं 0 से लेकर 2 वर्ष के बालक, आप अगर उसमें उसको गोद में लीजिएगा तो वो ये नैतिकता नहीं देखेगा कि किसी की गोद में पॉटी नहीं करनी है, किसी की गोद में शुशु नहीं करनी है। चाहे वो मान लीजिए आप बैठ के कहीं खाना खा रहे हैं, तो वो आपकी थाली में हाथ डालकर खाने को पूरा गिरा देते हैं, पलट देते हैं, ये भी तो अनैतिकता का कार्य है ना। तो शिशु को ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं समझ में आती। ठीक है, क्या भला है क्या बुरा है, ये चीजें उनको नहीं समझ में आ रही। तो क्या समझ में आ रहा है, जिसमें उनको आनंद मिल रहा है, ठीक है, जिस कार्य से उनको आनंद की प्राप्ति हो रही है, वो वही कार्य करते हैं, वहां पे ये नैतिकता को नहीं देखते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है कि शिशु में इस स्टेज में क्या होता है, शिशुअवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, इसमें शिशु का नैतिक आचरण शिशु में होता है। पहले हम लोग पहले कहते हैं कि इस स्टेज में शिशु जो है पूरी तरह से दूसरों के ऊपर, ठीक है। अगला हम लोग का पॉइंट है, 7th नंबर पॉइंट है कल्पना, यानी कि इमेजिनेशन। कल्पना की शक्ति इस स्टेज में बालकों में बहुत ज्यादा। कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, कैसे कल्पना करते हैं, क्या कल्पना करते हैं, कल्पनाएं ऐसी करते हैं बालक इस स्टेज में
जो कि हम लोग का वास्तविकता से बिल्कुल परे है, वास्तविकता से बहुत दूर है। वास्तविक चीजें इसमें शामिल नहीं, ठीक है। वो ऐसी काल्पनिक कथाएं बनाते हैं जिससे उनको ऐसा लगता है कि ये चीजें हम ऐसा करेंगे तो हमें ये झट से प्राप्त हो जाएगा, वो चीजें ऐसे करेंगे तो झट से प्राप्त हो, ऊपर से आसमान से घोड़ा उड़ता हुआ आएगा और हमारे लिए सारे लौट लाएगा। तो ऐसी कल्पना करती है जो कि वास्तविकता से बहुत ज्यादा क्या होती है, दूर होती है, ठीक है। देखिए दिया हुआ है कि शिशुअवस्था में कल्पना का बहुत ही महत्व होता है इस स्टेज में। शिशु प्रयोग की कहानियों को सत्य समझते हैं, दादी नानी के द्वारा कहानियां सुनाई जाती है, परियों की कहानियां या घोड़े की कहानियां या किसी भी चीज की कहानियां, उन सबको क्या करते हैं, वो सच मानते हैं, ठीक है। और सचमुच में परी सफेद कपड़े में आ रही है, इस चीज को वो वास्तविक समझकर इस प्रकार की वो कल्पना करते हैं कि परी आसमान से सफेद कपड़े में आएगी, हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट लाई के और वो हमको दे देगी। तो इस प्रकार की कल्पना शक्ति में वो बच्चे अवस्था के स्टेज में बच्चे जो है जीते हैं, ठीक है। यानी कि उसके अंदर कल्पना की सजीवता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को, अब लकड़ी जो है, मान लीजिए दादी नानी ने कहानी सुनाया जादू की छड़ी, तो वो जो भी छड़ी है उस छड़ी को लेके खेल रहे हैं और समझ रहे हैं कि वास्तव में ये जादू की छड़ी है, ठीक है। उसको घोड़ा बना लिए, वो जादू की छड़ी क्या बन जाएगी, घोड़ा बन जाएगी, और उसको घोड़ा मान करके उसको वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। किसी एक चीज को, किसी एक वस्तु को ले लिए, मान लेंगे कि वह क्या है, वो कोई ऐसा वस्तु है, ऐसा खिलौना है जो हमें उड़ाकर आसमान की तरफ ले जाएगा, तो वो उसको कल्पना में ही क्या करते हैं, उसको वास्तविक मान लेते हैं, कल्पना शक्ति में ही वास्तविक मान लेते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि वह वस्तु वास्तव में उसको उड़ाकर आसमान की तरफ ले जाएगी। तो इस स्टेज में बालकों में कल्पना करने की शक्ति जो है बहुत होती है। जो भी दादी नानी के द्वारा जो कुछ भी कहानियां सुनाई जाती है या बताई जाती है, जो कि वास्तविक नहीं होती है, लेकिन उसको वो वास्तविक तौर पर मानकर इस स्टेज, केवल इसी स्टेज, इसके बाद इस स्टेज में वो केवल इसको बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, शिशु कल्पना में खोकर स्वयं को नायक के स्थान पर देख लेते हैं, मतलब स्वयं क्या है, एक हीरो है, कल्पना कर रहे हैं और कल्पना के साथ साथ क्या करते हैं, अपने आप को एक हीरो मान लेते हैं और इससे बड़ी घटना भी हो जाती है। कभी कभी मान लीजिए कि वो मान रहे हैं कि छड़ी जो क्या है, वो घोड़ा है, घोड़े पे बैठकर वो आसमान में उड़ जाएगा और बेड से, छड़ी पर बैठकर वो बेड से अगर कूद जाता है, जंप कर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बालक जो है दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो उनकी कल्पना शक्ति कभी कभी इतनी ज्यादा तीव्र भी हो जाती है कि वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। या फिर रात में परी आएगी और परी आकर उनको ढेर सारे खिलौने देगी, इस चीज की भी वो कल्पना कर लेते हैं और रात में वो क्या करें, सोएंगे जगह कब परी आए, कब परी आए। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों के लिए कुछ नुकसानदायक होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैम। अगला है हम लोग का, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? नो मैम। अगला है हम लोग का मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां यानी कि जो हम लोग के बेसिक बिहेवियर्स है, उसके ऊपर ही वो क्या करते हैं, उनके व्यवहार डिपेंड करते हैं। जैसे कि शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार क्या होता है, उनकी मूल प्रवृत्तियां। और ये मूल प्रवृत्तियां क्या है हम लोगों की, जैसे कि यदि किसी बात पर क्रोध आ जाता है, ठीक है, हम लोग क्या है, हम लोग को किसी बात पर क्रोध आएगा तो हम लोग अपने क्रोध को दबा लेंगे, यानी परिस्थिति को देखेंगे, परिस्थितियां कैसी है, वहां पे हमें अपने क्रोध को जाहिर करना है या फिर किस अवस्था में क्रोध को जाहिर करना है, किस परिस्थिति में क्रोध को जाहिर करना है। इस स्टेज में यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में बालक जो है ये सब चीज नहीं देखती। उनकी जो मूल प्रवृत्तियां में क्रोध आया, चाहे वो रोड के बीचों बीच क्रोध आया, चाहे घर में क्रोध आया, चाहे फील्ड में क्रोध आया, कहीं भी क्रोध आया, वो अपने क्रोध का तीव्र प्रदर्शन करते, वहीं पे जोर जोर से गला फाड़ के रोने लगे, वहीं पे लोट पोट के रोने लगे। होता है ना, बहुत सारे शिशु ऐसे होते हैं जो जमीन पे लोट पोट के भी रोने, तो वो अपने क्रोध का प्रदर्शन करने के लिए परिस्थितियों को कभी भी नहीं देखते कि जो मूल प्रवृत्तियां है, यानी कि क्रोध आया है, अपने गुस्से को व्यक्त कर देना है, वो क्या करते हैं, तुरंत अपने गुस्से को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, भूख लगती है, तो भूख लगने पर जोर जोर से, अब छोटा शिशु को भूख लगी तो वो क्या करेगा, भूख लगने पर जोर जोर से चिल्लाएगा, ये उसकी मूल प्रवृत्तियां।
ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का बेसिक बिहेवियर कि भूख लगती है। मान लीजिए अभी हम लोग बड़े हो गए हैं, हमारे अंदर नैतिकता है, हमारे अंदर बहुत सारे आचरण है, हमारे संज्ञान का विकास हो चुका है, तो हम लोग को भूख लगेगी तो हम लोग रोएंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, भोजन खोजेंगे कि कहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। लेकिन वो शिशु क्या है, शिशु 2 वर्ष का बालक जो है मतलब पूरी तरह से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो पूरी तरह से दूसरे के ऊपर आधारित है। तो उसको भूख लगेगी तो वो अपने गुस्से को या फिर भूख को कैसे कंट्रोल करेगा, उसको तो दूसरों को जाहिर करना है ना कि मुझे भूख लगी है। तो क्या करेगा, सबसे उसकी पहली मूल प्रवृत्ति क्या होगी, रोना, चिल्लाना। तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोए और रो के सामने वाले को व्यक्त करेगा कि मुझे ये तकलीफ है, चाहे मुझे ये जरूरत है, मेरी जरूरतों को तुरंत पूरा किया जाए। वो इंतजार भी नहीं कर सकता है, ठीक है, उनमें इंतजार का भी भाव नहीं होता है, बिल्कुल भी किसी भी चीज के लिए इंतजार नहीं करते हैं। अब अगर वो भूख लगी है और रो रहे हैं, तुरंत उनकी भूख की पूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुरंत उनकी आवश्यकता की उनकी जरूरतों की पूर्ति होनी चाहिए, अन्यथा वो तब तक रोते रहेंगे जब तक उनकी जरूरतों की पूर्ति नहीं हो, ठीक है। तो इस स्टेज में बालकों की मूल प्रवृत्तियां जो होती है वही इनका सबसे बड़ा क्या होता है, सहारा होता है। इसी मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से वो अपनी बातों को दूसरों तक जाहिर करते हैं या बताते हैं, और मूल प्रवृत्तियां ही प्रदर्शन का उनका एकमात्र स्रोत होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जी मैम। अगला है, मैम हाँ बोलिए। जैसे मूल प्रवृत्तियां मैम, जैसे रोना, जिद करना और कोई भी चीज जैसे बोल देना, ये सब सारा मूल प्रवृत्ति में आएगा। ये सब सारा मूल प्रवृत्ति, जैसे कि खुश हो गए तो ठहाठे मारकर हंस देना, खूब जोर जोर से हंस देना, ये इनकी मूल प्रवृत्तियां हैं। भूख लगी, जोर रो देना, किसी चीज का जिद करना है, हट करना है, ठीक है, तो अपने गुस्से को जाहिर करना है, ये उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। डर गए, ठीक है, बस अचानक से किसी चीज को देखकर डर गए तो रोने रोने जैसा शक्ल बना लेना या फिर खूब जोर जोर से रोने लगना, ये उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं। हम लोग ऐसी मूल प्रवृत्तियां करेंगे, मान लीजिए हमको भूख लगी है तो हम क्या वहां पे रोने लगेंगे, ये केवल शैशवावस्था की अवस्था में ही होता है, बच्चे अपनी मूल प्रवृत्तियों का ही इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को भूख लगेगी, हम लोग कभी नहीं रोएंगे, हम लोग माइंड से बाई चांस किसी चीज को देखकर डर भी जाए तो हम लोग वहां पे रो के जाहिर नहीं करेंगे, हम लोग अपने गुस्से को चाहे अपने डर को अंदर ही दबा लेंगे, ठीक है। किसी बात पर किसी 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 के बिहेवियर पर हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो छोटे बच्चे क्या है, मान लीजिए किसी के बात पर किसी चीजों पर बहुत जो गुस्सा आया तो उसको फट से हाथ चला के मार देंगे, लेकिन हम लोग क्या ऐसा करेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम लोग वहां पे अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपने गुस्से को अंदर दबा लेंगे। तो मूल प्रवृत्तियां वो जो तुरंत जाहिर करती है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों का मतलब क्या है, तुरंत तुरंत हम लोग जाहिर, तो वो हम लोग का केवल शैशवावस्था की अवस्था में ही होता है। छोटे बच्चे से आप उसके हाथ से खिलौना छीन लीजिए, देखिए तुरंत चिल्ला चिल्ला के रोने लगेगा, तुरंत चिल्ला चिल्ला के रोने लगेगा, तो ये उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं। उसको भूख लगी है तो रोने लगेगा, किसी चीज को देख लीजिए, वो देख के बहुत खुश हो गया, बहुत जोर जोर से हंसने लगेगा, तो ये उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। जी मैम। अगला है संवेगों का तीव्र प्रदर्शन, ठीक है, यानी कि इमोशंस पर भी उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो भी इमोशन है, जो भी संवेग है, उसका वो बहुत ही तीव्रता के साथ क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। भूख लगेगी तो तीव्र रूप से क्या करेंगे, चिल्ला चिल्ला, क्रोध आ जाएगा, अपने क्रोध को व्यक्त करेंगे, दूसरों का मुंह पूछने लगेंगे, चाहे कुछ ऐसा क्रिया करने लगेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चा जो है क्रोध में है। डर जाएंगे तो चुप होने लगेंगे, खुश हो जाए तो खूब जोर जोर से हंसने लगे, ठीक है। एक तो संवेगों का तीव्र प्रदर्शन मतलब क्या, जो भी संवेग है, चाहे वो खुशी का संवेग हो, चाहे दुख का संवेग हो, चाहे भय का संवेग हो,
ठीक है, चाहे वो उनका ये उनका ईर्ष्या का संवेग, जो भी संवेग हो, उन संवेगों का वह तीव्र रूप से, तीव्र गति से प्रदर्शन करेगी, उसके लिए वेट नहीं करेगी। ये परिस्थिति सही नहीं है, हमको यहाँ पे रोना नहीं है। चाहे डरा दिया कोई तो डरेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, ठीक है। हंसना है तो खिलखिला के हंसिए। तो वो अपने संवेगों का, छोटे बच्चे को देखिएगा, बताइएगा तो बहुत जोर जोर से खिलखिला के हंसते हैं। ये उनका संवेग प्रदर्शन है, अपनी खुशी को वो प्रदर्शित कर और तुरंत बहुत ही तीव्र गति से प्रदर्शित कर। ठीक है, डरा दीजिए तो वो डर जाएगा, इतना जोर डर जाएगा कि रोने लगेगा। मान लीजिए सपोज आप ही से डर गया, तो इतना ज्यादा वो डर जाएगा आपसे कि वो आपकी गोद में नहीं जाना चाहेगा और खूब जोर जोर से आपको देखते ही वो रोने लगेगा कि उस लड़की में संवेग प्रदर्शन है। भूख लग गई है, बहुत जोर जोर से रोने लगा, ये उसका तीव्र संवेग प्रदर्शन है। मतलब बहुत ज्यादा तीव्रता से वो अपने संवेगों का प्रदर्शन, ठीक है। तो अपने संवेगों के प्रदर्शन में भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते। ऐसा नहीं है कि भूख लगी है तो थोड़ा वेट करने इसके बाद रोएंगे, नहीं, भूख लगी तुरंत रोना स्टार्ट, ठीक है। किसी बात का कोई तकलीफ हुआ तुरंत रोना स्टार्ट कीजिए, किसी बात की कोई खुशी हुई तुरंत हंसना स्टार्ट कीजिए, भय हुआ तुरंत भय से डर के रोने लगे, ठीक है। किसी से ईर्ष्या हुई तुरंत वहां पे अपना क्रोध प्रदर्शन कर देंगे, उसको मारने लगेंगे, उसको वहां से हटाने लगेंगे, ठीक है। तो जो भी संवेग है, चाहे वो भूख का संवेग हो, चाहे ईर्ष्या का संवेग हो, चाहे खुशी का संवेग हो, चाहे दुख का संवेग हो, सारे संवेगों का वह बहुत ही तेजी से और तीव्र गति से क्या करते हैं, बालक प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। क्लियर? जी मैम। अगला हम लोग का 10th नंबर पॉइंट है दोहराने की प्रवृत्ति, ठीक है। इस स्टेज में बालकों में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। आप जो बोलिएगा ना, आप जो करिएगा उसको वो रिपीट कर, उसको वो दोहराएंगे, ठीक है। मान लीजिए आप बोलेंगे किसी बालक को, एकदम हम 6 या 7 महीने के बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि लगभग हमारा 1.5 साल या हम लोग का 18 महीना का हो चुका है, नहीं 18 महीना तो बहुत ज्यादा हो गया, ये हम लोग का 10 महीने का या फिर 11 महीने का बालक हो चुका है। इस स्टेज के बालकों को, जो कि हम लोग का 2 साल के अंदर ही आता है, इस स्टेज के बालकों में आप देखिएगा दोहराने की रिपीटेड टेंडेंसी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। आप जो बोलिएगा उसको वो रिपीट करेगा, बाबू बोलिएगा वो बाबू बोलेगा। देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, मतलब कोई फादर अगर अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो वो भी उसका नाम, अगर वो उसका नाम लेके पुकार रहे हैं तो बालक भी क्या करेगा, रिपीट कर, मम्मी नहीं बोलेगा, उसको रिपीट करके, जो फादर ने नाम दिया है वही नाम लेके उसको रिपीट करके पुकार रहा है, ठीक है, कि इधर आओ, उसका नाम लेके ही पुकार रहा है। तो उनमें दोहराने की प्रवृत्ति जो है बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अपने ही घर का एग्जाम्पल देते हैं, मेरी जेठानी का जो बच्चा है वो मेरे हस्बैंड को उनके नाम से पुकारता है। क्यों? क्योंकि मेरी सास अपने बेटे को जब नाम से पुकारती थी तो वो भी क्या करेगा, रिपीट करके उन्हीं के नाम से पुकारेगा, उनको चाचा या चाची बोलेगा, उनके नाम से पुकारेगा। तो वो आपके अपने आस-पास का जो कुछ भी सुनेगा, जो कुछ भी देखेगा, आपकी जो भी हरकतों को वो देखेगा, उन सब चीजों को बालक क्या करेगा, रिपीट, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए कि आप अपने किसी बड़े का पैर दबा रहे हैं, बालक आपके इस व्यवहार को देखेगा, वो भी क्या करेगा, आपका अनुकरण करेगा, दोहराएगा उस चीज को, वो कार्य वो भी करेगा, ठीक है। आप कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी कुछ शब्दों को बोले, भले ही उन शब्दों को वो परफेक्टली नहीं बोल पाएगा, लेकिन टूटे-फूटे शब्दों में उन शब्दों को बोलने का प्रयास करेगा। आप कोई फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ठीक है, भौं उठा रहे हैं, चाहे आंखों को बड़ा-बड़ा कर रहे हैं, आपको देखकर वो भी क्या करेगा, इस चीज को दोहराने की प्रवृत्ति को दोहराएगा। तो जो कुछ भी वो देखेगा, आपको क्रियाकलापों को, उन सारे क्रियाकलापों को क्या करेगा, दोहराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति भी स्टेज में क्या होती है, बहुत ही प्रबल होती है। उसमें शब्दों या गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति, आप किसी का नाम लेके पुकार रहे हैं, चाहे कोई शब्द ऐसा बोल रहा है, उस शब्द को वो दोहराएगा। तो ऐसा करने में वह विशेष आनंद का अनुभव करता है। ऐसा बालक करते क्यों है, किसी चीज को बार बार दोहराते क्यों है, क्यों? क्योंकि उनको इन सब चीजों को करने पर बहुत ज्यादा आनंद आता है, मजा आता है, ठीक है। तो इस स्टेज में बालक इन सारी चीजों को आनंद के तौर पर सीखते हैं। तो ये हो हम लोग का दोहराने की प्रवृत्ति, रिपीटेड टेंडेंसी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नो मैम। नहीं है? चलिए अगला है हम लोग का जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ठीक है। क्यूरियोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं, किसी चीज को जानने की जिज्ञासा,
क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा जो होती है इस स्टेज बालकों में बहुत ज्यादा होती है। मतलब कोई एक खिलौना ही देख लिया या फिर कोई कोई ऐसा पशु देख लीजिए जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो वो क्या है, उसका नाम क्या है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको आप बाहर घुमाने ले गए, उसने पहली बार गाय देखा, ठीक है, उसने गाय देखा, तो वो अब आपसे पूछेगा कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये कैसे बोलती है, ये कैसे चलती है। अपने लेवल जितना उसका क्वेश्चन रहेगा, अपने लेवल का उतना ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो उसको जानने की कोशिश करेगा। उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा प्रबल होती है कि वो चाहता है कि तुरंत उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर ले कि ये क्या है, ये कैसे है, ये कैसे बोलती है, ये कैसे चलती है, ये क्या खाती है। वो सभी चीजों को नोटिस करेगा और आप जो कुछ भी बताएंगे ना, वो 1 से 2 बार में हर चीज को नोटिस करके अपने माइंड में स्टोर कर लेगा, ठीक है। आपको उसी चीज को, किसी भी चीज को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले दिन आपने उसको गाय दिखाया और बोला कि बेटा ये गाय है, दूसरे दिन आप जाइए उसको गाय के सामने लेके खड़ा कीजिए, तो तुरंत अपने मुंह से बोलेगा ये गाय है, ठीक है। गाय कैसे बोलती है, तो वो वैसे साउंड निकाल के दिखाएगा। गाय क्या खाती है, तो गाय घास खाती है, ये भी वो बोलेगा, ठीक है। आपका एक बार बताने से वो हर चीजों को अपने माइंड में बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा कि मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मानसिक डेवलपमेंट उनका इस स्टेज में बहुत तीव्र होता है। तो कोई भी चीज बच्चा जो देख रहा है या सुन रहा है, उसको बहुत जल्दी वो कैप्चर करता है, ठीक है। 1 से 2 बार उसको कैप्चर करके माइंड में स्टोर कर लेगा और इसके बाद उसको आपको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होता है, बालकों का इस स्टेज में बहुत ज्यादा जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वो अपने खिलौने का उपयोग करता है, जो भी खिलौने उसको खेलने के लिए दिए जाए। तो हम आपको पशुओं का एग्जाम्पल देंगे। आप नोटिस कीजिएगा, छोटे बच्चे जो है खिलौनों से खेलते हैं, 0 से लेकर 2 वर्ष के बच्चे, ये लोग कभी खिलौने से खेलते नहीं है। ये लोग प्राय देखिएगा, इनके पास जो कुछ भी आप खिलौना दीजिएगा, खिलौनों को तोड़ फोड़ेंगे, कभी बेड से पटकेंगे, कभी जमीन पे पटकेंगे, कभी इधर से तोड़ेंगे, कभी उधर से तोड़ेंगे। ये देखिएगा, आप लोग नोटिस कीजिएगा, ये लोग कभी भी खिलौनों से खेलते नहीं है। उस खिलौने को देखकर इनके मन में इतने सारे प्रश्न होते हैं कि ये क्या है, ये कैसे बना है, इसमें क्या है। वो उसको तोड़ फोड़ के देखते हैं, उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और फिर उसको लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये कैसे लगेगा, ये कहाँ लगेगा। तो इस स्टेज में हम लोग क्या देखेंगे कि बच्चे जो हैं खिलौनों से खेलते नहीं है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग बाल्यावस्था में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि खिलौनों का स्टेज कब क्या कौन सा कहलाता है। तो प्राय हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, इसी स्टेज में तो बच्चे खिलौनों से खेलेंगे नहीं। ये स्टेज बच्चों के खिलौनों से खेलने का नहीं होता है। इस स्टेज में बच्चों को जो भी खिलौना दिया जाता है, बच्चे उस खिलौने को तोड़ते फोड़ते हैं, उसको पटकते हैं, उसके वो क्या है क्या नहीं है उसको जानने की जिज्ञासा जो उनके मन में होती है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन खिलौनों को पटकते तोड़ते, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसको फर्श पर फेंक सकते हैं, उसके भागों को अलग अलग कर सकते हैं। वो अपने खिलौने को विभिन्न विधियों से रखने का प्रयत्न करते हैं, कभी ऐसे रखेंगे, कभी उल्टा करके रखेंगे, कभी सीधा करके रखेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से उसको रखने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने की बालक में कोशिश करते हैं। इस प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं, इसके द्वारा बालक क्या करते हैं, उनके अंदर जो भी जिज्ञासा है, जो भी जानने की इच्छा है कि ये क्या है, उस चीज को वो संतुष्ट करने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। क्लियर हुआ? तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति का मतलब क्या है, किसी भी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी, यानी कि बहुत ज्यादा ललायत रहते हैं किसी चीज को जानने की कि क्या है, तुरंत हमको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके बारे में तुरंत जानकारी मिल जाए। किसी एनिमल को देख रहे हैं, वो क्या है, उसको गाय कहते हैं, वो कैसे बोलती है, वो क्या खाती है, हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन। छोटे बालकों को बोलिएगा गाय कैसे बोलती है, तो वो आपको साउंड निकाल के दिखाएगा, ठीक है। गाय कैसे चलती है, तो जैसे उसका करने का मतलब क्षमता है, उस हिसाब से वो करके दिखाएगा। बिल्ली कैसे बोलती है, तो बिल्ली का साउंड निकाल के दिखाएगा। तो उसके अंदर उस चीज को जानने की क्षमता थी, उसने उस चीज को जाना और जान के अपने माइंड में क्या किया, स्टोर किया। इतना जल्दी उसको अपने माइंड में स्टोर किया और इतना जल्दी उस चीज को सीखा कि वो उसका नकल निकालना भी सीख गया, ठीक है।
क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा कि सहस्वावस्था को हम लोग खिलौनों की अवस्था नहीं कहते हैं। सहस्वावस्था में बालकों को खिलौने दिए जाते हैं, लेकिन वह इस खिलौनों के द्वारा अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, खिलौनों से वो कभी भी खेलते नहीं है। देखिएगा, 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के जितने भी खिलौने होते हैं वो कभी भी सही सलामत नहीं होते, वो टूटे फूटे ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इसको तोड़ कर पटक कर इधर अलग अलग पोजीशन में रख कर उसके अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा तो एकदम हम ये नहीं बोलेंगे एकदम साइंटिस्ट बन गए, जैसे 3 इडियट्स मूवी में देखे थे कि आमिर खान जो है कभी फ्रिज को खोल देता है तो कभी किसी और पार्ट्स को खोल देता है। तो उसमें भी जानने की जिज्ञासा थी, उसके अंदर भी किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा क्या है, बड़े लेवल की है। तो छोटे बच्चे की जिज्ञासा छोटे लेवल की है, तो वो अपने लेवल के अनुसार चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर? जी मैम। अगला है हम लोग का पॉइंट, अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण यानी कि लर्निंग बाय रिपीटेशन, किसी चीज को रिपीट कर बार बार बोल बोल उस चीज को सीखना। तो शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी क्या होती है, बहुत ही तीव्र होती है। वो अपने माता पिता भाई बहन आदि सबके कार्यों और व्यवहारों को क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल दिए कि मान लीजिए आपका कोई बड़ा भाई है, अपने दादाजी का पैर दबा चाहे दौड़ के उनके पानी ला रहा है, तो क्या करेगा बालक जो है, शिशु जो है, जैसे 2 वर्ष का बालक जो है, वो भी क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखेगा कि भैया मेरा क्या कर रहा है, पैर दबा रहा है, तो भी पैर दबाएगा। देखेगा कि भैया मेरा क्या कर रहा है, दादाजी पानी लेके जा रहा है, तो वो भी क्या करेगा, पानी लेकर जाएगा। तो उनमें जो है रिपीट करने यानी कि अनुकरण करने की क्षमता भी क्या होती है, बहुत ज्यादा थी। इसीलिए कहा जाता है ना, सहस्वावस्था को जीवन का आधार शिला कहा जाता है। ठीक है, यानी कि स्टेज में आप बालकों को जैसा नैतिक आचरण सिखाएंगे, बालक वही नैतिक आचरण सीखेगा और यही नैतिक आचरण का जीवन प्रयत्न काम, ये उनका फर्स्ट स्टेज होता है। जब हम लोग किसी पौधे को बोते हैं जमीन में, तो वो हम लोग का वही तो आधार होता है, उसी से तो पौधा पनपेगा, उसी से पौधा पनप के एक बड़ा वृक्ष होगा, फल दे। तो इसीलिए कहा जाता है सहस्रावस्था को जीवन का आधार शिला कहा जाता है। यानी कि ये शिशु क्या है, एक तरह से बीज है। यहाँ पे हम इसके अंदर हम जो कुछ भी आचरण डालेंगे, व्यवहार डालेंगे, यही व्यवहार बड़ा होकर उनकर एक वृक्ष का रूप धारण करेगा और बाद में फल देगा। इसीलिए इस स्टेज में बालकों को अच्छे अच्छे आचरण सिखाने चाहिए। आप देखिए, इतने छोटे बच्चे के सामने मान लीजिए किसी को डांट रहे हैं या मार रहे हैं, वो ये नहीं देखेगा कि वो आपसे बड़ा है छोटा है, क्योंकि उसके अंदर तो नैतिकता है ही नहीं। वो भी आपको डांटेगा, वो भी आपको मारेगा। देखा कि पापा उसको डांट के गए, पापा उसको मार के गए, वो भी क्या करेगा, पापा का अनुकरण करेगा, नकल करेगा। वो भी क्या करेगा, भाई को थप्पड़ लगा देगा, वो भी 4 बात बोल के डांट के अपनी ही भाषा में जो भी होता है वो उसको डांट के बोलकर चला जाए। तो कहा जाता है कि ये जो आधार शिला है, इस स्टेज में बालकों के सामने सबसे अच्छे आचरण होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बालक अनुकरण कर कर इन चीजों को सीख रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी मैम। ये था हम लोग का सहस्वावस्था की विशेषता। अब हम लोग पढ़ेंगे सहस्वावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है, यानी कि इस स्टेज में बालकों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए ताकि बालकों का जीवन जो है आगे आने वाले स्तर पर जो है वह सही तरीके से हो सके। ठीक है, तो नेचुरल एजुकेशन ऑफ इन्फेंसी की सहस्वावस्था में बालक का शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो हम लोग एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, वैलेंटाइन। ठीक है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सीटेट में कभी भी किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम लेके ये किसका लिखा हुआ है या ये किसका कहानी है, किसका थीसिस है या ये किसका वाणी बोला गया शब्द है, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं। जैसे कि हम लोग का बीएड में आता है ना, इस टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन सीटेट में नहीं आया। चाहे पर्टिकुलर डेट मेंशन करना है कि किस ईयर में वाइगोस्की जी ने अपने अनुसंधान की सफलता प्राप्त की, ऐसा कभी ईयर से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है सीटेट में। या फिर किसी भी हम लोग यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों के विषय में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वाइगोस्की पढ़ेंगे, स्किनर पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में।
लेकिन उनकी थ्योरी को पढ़ेंगे कि उनकी थ्योरी क्या है और उनसे बालकों को क्या क्या लाभ। लेकिन उन्होंने ये कहा था, उनकी ये लाइनें हैं, ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप हम लोग का है वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग, ठीक है। वैलेंटाइन जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बोला है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। इस स्टेज में बालक है किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ढंग से किसी चीज को सीखते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग मंथ। ये सब जो हम पॉइंट्स बोल रहे हैं, जैसे कि आप इससे पहले आप लोग को एक पॉइंट्स बताएं कि शैशवावस्था को जीवन का आधारशिला कहा जाता है, इससे क्वेश्चन आता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, ठीक है। और ऑप्शन दे देगा कि किस काल को जीवन का आदर्श काल कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ऑप्शन दे देगा। तो ये सब चीज आप लोग को रखना हो। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है, ठीक है। ये हम लोग का वैलेंटाइन जो मनोवैज्ञानिक है उनका है। इसके बाद हम लोग के एक और मनोवैज्ञानिक है वॉटसन, उन्होंने क्या कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी और की तुलना में बहुत अधिक, ठीक है। ये चीज हम लोग शुरुआती तौर पर जाने कि शैशवावस्था वह ऐसी अवस्था है जिसमें बालक का हर एक विकास क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तेजी से होता है। तो वैलेंटाइन का यही कहना है, सॉरी वाटसन का भी यही कहना है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता जो होती है विकास की किसी अन्य की तुलना में बहुत ज्यादा तेजी से होती है। आपका किशोरावस्था भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तो हम लोग शैशवावस्था देख रहे हैं, किशोरावस्था और शैशवावस्था इन दोनों स्टेजों को हम लोग उसका क्या कहते हैं, एक ही स्टेज कहते हैं। जैसे कि शैशवावस्था जो होता है ना, वह किशोरावस्था का पुनर्रूप होता है, ठीक है। जिस तेजी से शैशवावस्था में बालक का विकास हो रहा है, बीच में बाल्यावस्था में क्या होता है, उसका विकास मंद पड़ जाता है, धीमी पड़ जाता है। लेकिन फिर बालक जब किशोरावस्था में जाएगा तो क्या पड़ेगा कि विकास जो है एक सतत निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी भी रुकती नहीं है। भले इसकी गति क्या हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, लेकिन रुकेगी नहीं। तो यहाँ पे वही है, शैशवावस्था में जिस तीव्रता के साथ, जिस तेजी के साथ बालक का विकास होता है, बाल्यावस्था में वो स्पीड क्या होता है, धीमा हो जाता है, उसमें थोड़ा मंद गति से चलता है। लेकिन फिर जब किशोरावस्था आता है ना, तो उसी तीव्रता के साथ जैसे कि शैशवावस्था में विकास होता है, वैसे ही तीव्रता के साथ अगेन बाल्यावस्था विकास, किशोरावस्था में विकास होने लगता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग आगे शेयर करेंगे, ये हम लोग शैशवावस्था ही जान रहे हैं। तो शैशवावस्था क्या है, किसी अन्य अवस्थाओं की तुलना इसमें बहुत जल्दी क्या होता है, बहुत तीव्रता के साथ विकास होता है। तो शैशवावस्था में शिशु का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला होता है एक तो उचित वातावरण और दूसरा उचित व्यवहार। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, बालक अनुकरण के माध्यम से बहुत कुछ चीजों को सीख रहा है। तो हम बालक के सामने इस प्रकार के अपने आचरण को रख रहे हैं, बालक हमारे आचरण को देखकर ही ना दूसरों के साथ आचरण करेगा। मान लीजिए हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं, तो बालक भी वही चीजों को देखकर उसी चीज का अनुकरण कर रहा है, उसी चीज को वो देखकर सीख रहा है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, उचित वातावरण, यानी कि हमें उसके आसपास का वातावरण इस प्रकार रखना चाहिए जिससे वो अच्छे आचरण को अपने व्यवहार में शामिल करे, ठीक है। और दूसरा उचित व्यवहार, स्वयं बालक के साथ, जो शैशवावस्था का बालक है उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ये दोनों दो चीजें, ठीक है, प्रॉपर एनवायरमेंटल एंड प्रॉपर बिहेवियर, ये दो चीजें बालकों के लिए बहुत ही क्या होती है, आवश्यक होती है। क्योंकि वो हम लोग के जीवन का आधारशिला होता है, वो स्टेज हम लोग के सीखने का आदर्श काल कहलाता है। इस स्टेज में बालक अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। इस स्टेज में बालकों में नैतिकता नहीं होती है, और नैतिकता की शुरुआत देखिए, इस स्टेज में बालकों में नैतिकता नहीं होती है, लेकिन इसके अंतिम पड़ाव तक बालक में नैतिकता आने लगती है थोड़ी।
ठीक है। 2 साल के अंतिम अवस्था तक आते आते बालक में नैतिकता की शुरुआत होने लगती है, बालकों में नैतिक आचरण आने लगता है। शुरुआती दौर में नहीं रहेगा, लेकिन इसके अंतिम दौर पर बालक में थोड़ी सी नैतिकता आने लगती है। शुरुआत जो है इसी स्टेज से होने लगती है नैतिकता। तो इन सब बातों का हम लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ठीक है। जी मैम। तो देखिए उचित व्यवहार भी दिया है, ऊपर बिहेवियर में दिया हुआ है। शिशु अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उसके माता पिता और अन्य लोगों को उसकी इस असहाय स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। बच्चा रो रहा है तो भूख लगी है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद लेंगे। न कि गीला हो गया है तो कोई बात नहीं, सो जाए कुछ देर बाद साफ कर देंगे। ये सब चीजें नहीं, ठीक है। मतलब हम उसके साथ उचित व्यवहार करें, क्योंकि वो तो खुद ही असहाय स्थिति में, अगर वो स्वयं कर सकता तो वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ स्नेह और उचित व्यवहार करना चाहिए। उन्हें शिशु को डांटना या पीटना नहीं चाहिए, और ना ही उसे किसी भय या क्रोध का दिखाना चाहिए कि ऐसा करेगा तो अभी ये आ जाएगा और ये काट लेगा। क्योंकि उस समय इस स्टेज में ना बालक को अगर आप किसी चीज का भय क्रोध दिखाते हैं ना, तो वो डर के मन में बैठ जाता है, जो तावंद उनके मन में ये बैठा। तो इसलिए कहा जाता है स्टेज में बालकों को डांटना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पीटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अबोध बालक है, वो भी इस चीज का ध्यान रखना। और भय और क्रोध जो है अगर हम इस समय उनके मन में बैठा देंगे तो वो उनके जीवन प्रयत्न उनके मन में बना रहेगा। इसीलिए इस प्रकार की किसी भी बात को मन के मन में नहीं डालना चाहिए। ठीक है। और इसके विपरीत उन्हें उसके प्रति सदैव प्रेम, निष्ठा, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। मान लीजिए कुछ हो गया तो स्नेह से, प्यार से, सहानुभूति के साथ उसके साथ हमें ट्रीट करना चाहिए, ताकि बालक के मन में जो भी भय या फिर जो कुछ भी है वो उनके मन से दूर हो सके। मान लीजिए आप बालक को खाना नहीं खा रहे, मान लीजिए 0 से 2 वर्ष का बालक है, खाना नहीं खा रहा है, आप उसको किसी चीज से डरा रहे हैं, वो उस चीज को डरा के आप बालक को खाना खिला रहे हैं, वो बालक धीरे धीरे डरते डरते उस चीज से जो है वो डरना इतना ज्यादा डरने लगेगा, उस चीज को देख के वो ही रोना स्टार्ट। ठीक है। और वह डर जो है उसके मन में जो है केवल इसी स्टेज में नहीं, जीवन प्रयत्न उसके मन में ये डर जो है बना रहे। ठीक है। बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो बालक जो है खाना नहीं खा रहा है, चाहे कुछ ऐसे हरकतें कर दे रहा है जिससे मानसिक खराब हो गया, तो माता है क्या होते हैं उनको पीट देती है, मार देती है। इससे बालक के मन में अपनी माता या फिर जो भी उनके सबसे ज्यादा दोस्त है मार रही है या डांट रही है, उनके प्रति भी डर पैदा होता है। वो अपनी बातों को खुलकर उनके सामने नहीं बोल पाते हैं, डर के भावना। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बालकों को डांटना धमकाना नहीं चाहिए, स्नेह से बात करनी चाहिए, स्नेह पूर्वक उनके साथ सहानुभूति रखना चाहिए, ताकि बालक जो है जो भी कुछ है स्वायत्तता के साथ, यानी कि स्वतंत्रता के साथ सामने वाले को बता सके। ठीक है। उनके मन में किसी प्रकार का संकोच ना, किसी प्रकार का भय ना, किसी प्रकार का डर ना। ठीक है। तो उचित वातावरण और उचित व्यवहार की चीज आपको क्लियर हो गया। जी मैम। अगला है हम लोग का, ये हम लोग शिशुअवस्था में शिक्षा का स्वरूप देख रहे हैं। शिक्षा का स्वरूप कैसे, मतलब बालकों को हमें शिक्षित करना है, किसी चीज का ज्ञान देना है, नॉलेज देना है, तो किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या देंगे, उचित वातावरण। एक अच्छा वातावरण देंगे तब बालकों में हम अच्छी शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं। उचित व्यवहार उसके साथ करेंगे तो ही तो दूसरों के साथ उचित व्यवहार करेगा। ठीक है। तीसरा बोल रहा है जिज्ञासा की संतुष्टि। इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक में क्या देखा, विशेषता में, कि बालकों में जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है बहुत तीव्र होती है, किसी चीज को जानने की इच्छा बहुत ज्यादा। तो जिज्ञासा की संतुष्टि का काम भी हम पेरेंट्स का होता है। मान लीजिए बालक आपसे कुछ प्रश्न करता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ठीक है, ये क्या करता है, ये कहाँ से आता है। मान लीजिए वो आसमान में चांद भी देख रहा है तो ये क्या है, आपसे तरह तरह के प्रश्न पूछे, तो आपको कभी भी उस समय बालक को डांटना डपकारना नहीं चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। वो आपसे जो भी कुछ भी प्रश्न कर रहा है, ठीक है, अपने लेवल में बालक जो कुछ भी आपके साथ प्रश्न कर रहा है, आपको उस बालक के अनुसार उसके जवाब को देना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए। उसके जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर बालक को देना चाहिए।
ताकि बालक के मन में जो भी प्रश्न है वो प्रश्न जो है शांत हो जाए, ठीक है। क्योंकि उनका क्या होता है कि बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं और तुरंत किसी चीज को जानने की जिज्ञासा रहती है। मतलब वेट नहीं करना चाहते, इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहते, तुरंत वो क्वेश्चन पूछे और तुरंत को उसका जवाब मिल जाए कि क्या है, उनके अंदर का जो भी डाउट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो हमें भी क्या करना चाहिए, बालकों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि डांट फटकार के चलो अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है, चाहे ये सब तुम जान के क्या करेगा, ये सारी चीजें नहीं। वो जो कुछ भी पूछ रहा है, चाहे वो जिस भी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें उसके उम्र के अनुसार, ठीक है, उसका जो उम्र है हम उसके उम्र के अनुसार खेल खेल में या पहेलियों के माध्यम से उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, बालक के मन में और ज्यादा प्रश्न बनेगा, ठीक है। देखिए इसमें भी बालक का फायदा है, हम उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, बालक के मन में और अधिक प्रश्न बनेगा, और अधिक इनोवेटिव तरीके से नए नए प्रश्न अपने माइंड में लाएगा, जिससे बालक की सृजनात्मकता की शक्ति बढ़ेगी, किसी चीज को सृजन करने, अपने आप माइंड में किसी चीज को क्रिएट करने की क्षमता, ठीक है। तो इससे बालक क्या बनेगा, सृजनशील बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बालक की जिज्ञासा को छू सके तो तुरंत शांत करना चाहिए, स्नेह से प्यार से उसकी जिज्ञासा को शांत कीजिए, ताकि बालक के मन में और नए नए प्रश्न बने, वो और अधिक क्रिएटिव बने, ठीक है, नई नई कल्पनाएं करे। जितना ज्यादा बालक कल्पना करेगा ना, जितना बालक सोचेगा विचारेगा, उतना ज्यादा बालक माइंड जो है, दिमाग जो है, उतना ज्यादा विस्तृत होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा आप लोग एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि पहले होता था ज्वाइंट फैमिली में बालक जो रहते थे पूरे फैमिली में एक साथ रहते थे, कभी दादा से, कभी दादी से, चाचा से, मम्मी से, कभी पापा से, तरह तरह के प्रश्न पूछते थे। और तो उसमें बालक को ज्यादा नॉलेज होता है, ज्यादा ज्ञान मिलता है, ठीक है। क्योंकि हर जगह से जब वो प्रश्न पूछता है, हर जगह से जब उसको जवाब मिलता था, तो उसका माइंड ज्यादा क्रिएटिव होता था। उसको उस आप लोग नोटिस कीजिएगा, जॉइंट फैमिली में रहने वाले बच्चों का शाब्दिक ज्ञान होता है, चाहे मानसिक ज्ञान जो होता है, वह न्यूक्लियर फैमिली वालों की तुलना ज्यादा होता है। क्यों? न्यूक्लियर फैमिली में कौन है, मम्मी है और पापा है। अगर पापा बिजी हैं ऑफिस के वजह तो केवल मम्मी को परेशान करेगा, और मम्मी इरिटेट होगी उसको डांट देगी, उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं करेगी। तो इससे बच्चे क्या होते हैं, उनका माइंड जो है बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा वो प्रश्नों को, क्योंकि एक ही जिज्ञासा उनकी शांत नहीं है, तो वो अलग से प्रश्न कहाँ से माइंड में क्रिएट, उसी में कभी उनको डाउट है। और ज्वाइंट फैमिली में क्या है कि कभी उनसे कभी उनसे वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर लिया, जिसके बाद वो और नए नए प्रश्न बना रहा है और नए नए चीजों को क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या होता है, वैसे बच्चे जो है ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली में तो यहाँ तक क्लियर होगा जिज्ञासा की संतुष्टि। जी मैम। आज हम आप लोग के लिए ईवीएस का बुक लाए थे, हम सोचे थे कि आप लोग को ईवीएस का कुछ मतलब बता दे, जितना जल्दी हो सके आप ईवीएस का बुक ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा आप लोग अगर हमको 10 मिनट और देंगे तो शैशवावस्था में शिक्षा का जो ये स्वरूप है, आज हम इसको क्लियर कर दें। जी मैम। चलिए अगला है वास्तविकता का ज्ञान, ठीक है, नॉलेज ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का ज्ञान। अब क्या है, इसके अंतिम पड़ाव तक आते आते हम लोग क्या बोले थे कि इस स्टेज में बालक वास्तविकता से उनका परिचय नहीं होता है, कल्पना शक्ति पर वो ज्यादा जीते हैं, लेकिन इस स्टेज के अंतिम दौर पर आते आते बालक को वास्तविकता से भी ज्ञान हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि शिशु कल्पना के जगत में विचरण करते हैं, यानी कि कल्पना में भी खोया रहता है कि उड़न पड़ी आएगी, हमको ढेर सारा देखी जाएगी, चाहे स्टिक है या मैजिक स्टिक है, इसको हम घुमाएंगे तो हमारे सामने नए नए खिलौने आ जाएंगे या फिर बढ़िया बढ़िया मिठाई आ जाएगी। तो ये कल्पना जगत में बालक जो है इस स्टेज पे ज्यादा विचरण करते हैं, ज्यादा जीते हैं, और उसी को वास्तविक संसार समझते हैं, उसी को वास्तविकता को समझते हैं। और ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनको वास्तविकता के करीब लाया जाए। इस स्टेज के अंतिम दौर पर बालकों को हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, मतलब उन्हें ऐसे वास्तविक चीजों से हमें परिचित कराना चाहिए कि वो जो है इस काल्पनिक दुनिया से निकल कर वास्तविकता को जाने, वास्तविकता को समझे, वास्तविकता को पहचाने।
कि वो रनपड़ी वास्तव में कुछ नहीं होती, ठीक है, वो तुम्हारा काल्पनिक है। समझ में आया? वास्तविक ज्ञान को देने का हमें उसके अंतिम अवस्था तक वास्तविक ज्ञान को देने का प्रयत्न करना चाहिए। नहीं प्रयत्न करेंगे तो बालक कल्पना के जीवन में जीते रहेंगे और काल्पनिक जीवन में जीते-जीते आगे के स्टेज में भी बढ़ते जाएंगे। इसीलिए इसकी अंतिम अवस्था तक बालकों को क्या होता है, वास्तविकता का परिचय हमें देना पड़ता है और वास्तविकता से बच्चे हैं धीरे-धीरे अवगत होकर वास्तविकता को जानने और समझने। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, छोटे शिशु और बच्चे जो होते हैं, जो कुछ भी चलती हुई चीजें होती है ना, उसको वो क्या समझते हैं, जीवित समझते हैं। ठीक है, जितनी भी चलती हुई चीजें होती हैं उसको वो जीवित समझते हैं। मान लीजिए खिलौना है, रिमोट कंट्रोल कार है, वो चाबी से चल रहा है, बच्चा उसको जीवित समझ रहा है। जहां वो टूट गया, बच्चा समझ रहा है वो मर गया। ठीक है, लेकिन वास्तव में वास्तविकता क्या है, उस वास्तविकता से वो अवगत नहीं है। उस वास्तविकता को वो जान भी रहा है कि यह सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, एक छोटा शिशु जो है, मान लीजिए छोटा शिशु जो है, अगर उनके घर में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, तो उस छोटे शिशु को उससे कुछ फर्क पड़ता है, उसका कुछ ज्ञान होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो वास्तव में मृत्यु की वास्तविकता को जानता ही नहीं है। जो क्या होती है, यह जो व्यक्ति जो अब मर चुका है, अब ये वापस कभी नहीं आएगा। ठीक है, वो क्या है, वो कल्पना की दुनिया में जा रहा है, तो वो वास्तविकता से परिचित नहीं होते। तो हमें बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वास्तविकता से हमें अवगत करा सके, वास्तविक चीजों से हमका पहचान करा सके। तो मॉन्टेसरी जो पद्धति है, शिक्षा पद्धति में हम लोग एक मॉन्टेसरी पद्धति है, उस पद्धति में हम लोग देखेंगे कि बालक के वास्तविकता से मॉन्टेसरी पद्धति को ना शिक्षा के जगत से हम लोग प्ले स्कूल में बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए। वहां पे बच्चों को खेल में और औपचारिक तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को वास्तविक चीजों से, अब बालक को वहां पे घोड़ा, लिट्टी का घोड़ा है, बालक घोड़े पे खेल रहा है, बॉल से खेल रहा है या स्टार्स इन सब चीजों से खेल रहा है, लेकिन बालक को खेल की वास्तविकता का भी ज्ञान दिया जाता है। लेकिन एक और शिक्षा पद्धति थी जिसको हम लोग मॉन्टेसरी पद्धति कहते हैं, उसमें बालक को वास्तविकता से बिल्कुल परे करते हैं, वास्तविकता से बिल्कुल दूर रख दिया जाता है। इसीलिए उस पद्धति को शिक्षा पद्धति से क्या किया गया है, अब हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें वास्तविकता का से बालक को कोई परिचय नहीं करता। ठीक है, तो वास्तविकता से परिचय करवाना बालकों का बहुत जरूरी है। नहीं करवाएंगे बालक कल्पना जगत में ही जीते रहेंगे और काल्पनिक दुनिया में ही बने रहेंगे, जो कि उनके लिए क्या होगा, आगे लाइफ में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगला देखिए, 5वां नंबर पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में कि आत्मनिर्भरता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट। बालकों में आत्मनिर्भरता का विकास इस स्टेज में हमें करवाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का 1.5 साल का या फिर हम लोग का 1 साल 8 महीने का बालक हो गया, तो हमें उसको कुछ चीजें जैसे कि अपने से खा लेना या फिर खुद से चलना, गोद में ना लेके चलना, खुद से बालक को पकड़ के चलाना, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बच्चे जो है स्टेज में खुद से करने की कोशिश करते हैं। वो बोलेंगे कि हम अपने करेंगे। आप उनको खिला रहे हैं तो खुद रोटी तोड़ खुद मुंह में डालना चाहिए। आप उनको पानी पिला रहे हैं, बॉटल दे रहे हैं, तो वो खुद अपने से पकड़ के उसको पीना चाहेंगे। तो आत्मनिर्भरता की भावना भी स्टेज बालकों में हम लोग का क्या है, एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जो कि हमें बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे जो कुछ भी सीखेंगे वो उनके जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन प्रयत्न बल इसी आचरण को देकर अपने साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस स्टेज में बालकों को आत्मनिर्भर भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मनिर्भर हम इनको और कैसे बना सकते हैं कि बालक अगर कोई कार्य न करे तो हम उसको कार्य करने से रोके ना, डांटे ना। ठीक है, तो इससे बालक क्या है, मान लीजिए बालक स्वयं से खाना खा रहा है और खाना खाते समय छोटा शिशु है तो खाना खाएगा तो तो हम उसको उस स्टेज में ना डालें, वो जो कर रहा है उसको करने दे, उसको खाने दे, इससे उसमें आत्मनिर्भरता का भाव पैदा होगा कि हम ये कार्य स्वयं से कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि बालक स्वयं से खाने की कोशिश कर रहा है तो करेगा नहीं, माँ आके उसको डांट दी, तो थप्पड़ लगा दी और अपने हाथों से खिला रही,
तो इस स्टेज में क्या होगा, बालक के मन में ये भाव पैदा होगा कि हम ये काम सही से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मम्मी हमको ये चीज करवा रही है। वो आपको बोल के व्यक्त नहीं करेगा, वो अपने उसका जो है आत्महीनता की भावना अपने अंदर ही पैदा हो जाएगी कि हम ये कार्य सही से नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बालक जो भी कार्य करते हैं, मान लीजिए उसका बड़ा भाई ड्राइंग कर रहा है और वो भी देख देख के बालक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इधर-उधर कलर को फेंक रहा है, कर रहा है, आप उसको डांटेंगे, टपकाएंगे? बिल्कुल नहीं, डांटना टपकाना बालक को बिल्कुल है ही नहीं। वो जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। इससे बालक में क्या हो जाएगी, स्वायत्तता की भावना आएगी, स्वतंत्रता की भावना आएगी और आत्मनिर्भरता की भावना का उनमें विकास होगा। वो किसी भी कार्य को आत्मनिर्भर ढंग से करें, स्वतंत्र रूप से करें। ठीक है, क्लियर हुआ? जी मैम। अगला है हम लोग का सामाजिक भावना का विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। परिवार में रह रहे हैं शिशु का सबसे पहला समाज क्या होता है, उसका परिवार होता है, जो उसका सबसे छोटा समाज। ठीक है, तो सामाजिक भावना का विकास भी होता है। इसी स्टेज में बालकों में सामाजिक भावना का विकास भी हम लोग को करना होता है। दादा है, दादी है, उनसे कैसे बात करनी है, ठीक है, उनको उनके साथ कैसे रिस्पेक्टफुली हमको बिहेव करना है, ये सारी सामाजिक भावना जो है बालक जो है अपने इस छोटे से समाज के अंतर्गत ही सीखते हैं। उनका परिवार जो उनका सबसे पहला समाज होता है, सबसे छोटा समाज, सबसे पहला समाज परिवार। ठीक है, तो इस परिवार के अंतर्गत ही बालक जो है सामाजिक बहुत सारे सामाजिक गुणों को सीख लेते हैं। इसके बाद वो समाज से इंटरेक्ट होंगे, इसके बाद वो बाहर की दुनिया देखेंगे, लेकिन बहुत सारे सामाजिक गुणों को वो अपने परिवार में भी सीख लेते हैं कि दादाजी हैं तो उनको कैसे, पापा दादाजी से कैसे बोल रहे हैं, दादी से कैसे बोल रही है, चाहे मम्मी बड़े भैया से कैसे बात कर रही है, चाहे मान लीजिए छोटा शिशु जो है उसको सिखाया जाता है ना कि दीदी है, दीदी बोलो, नाम लेके मत पुकारो, चाहे इनको आप लेके बोलो, ऐसे सिखाया जाता है। क्या है, उनके अंदर सामाजिक आचरण को बना रहे हैं, सामाजिक आचरण, उनको सामाजिक आचरण बता रहे हैं, समाज में कैसे बड़ों से या छोटों से किस तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए, किस तरह से बातें करनी चाहिए, किस तरह से उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है बालक जो है अपने परिवार के अंदर अपना सबसे छोटा समाज जो है उस समाज के अंदर ही बालक जो है सामाजिक आचरण को ग्रहण करता है और सीखता है। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का अगला पॉइंट, आत्म प्रदर्शन का अवसर। यानी कि आत्म प्रदर्शन का अवसर का मतलब क्या हो जाता है, अपने आप को प्रदर्शित करना, अपने फीलिंग्स को, अपने भावों को प्रदर्शित करना। ठीक है, बालक क्रोध में है तो क्रोध को कैसे प्रदर्शित करेगा, ठीक है, बालक खुश है तो अपनी खुशी को कैसे जाहिर करेगा, बालक भय में है तो अपने भय को कैसे जाहिर करेगा। इन सब की भी शिक्षा बालकों को देनी चाहिए। अब देखिएगा छोटा शिशु जब होता है तो मार-मार के रोने लगता है, किसी चीज़ का हट जब करता है, जिद करता है, या फिर मान लीजिए भूख लगी है तो। लेकिन जैसे-जैसे वो अंतिम स्टेज तक पहुँचता है ना शिशुअवस्था का, उसके अंदर ये संवेग भी धीरे-धीरे दबने लगता है। अब वो हर जगह दहाड़ मार के नहीं रोएगा, ठीक है? उसका संवेग या धीरे-धीरे जो इतना तीव्र रूप से वह शुरुआती दौर में अपने संवेगों का प्रदर्शन कर रहा था, अब अंतिम स्टेज तक आते-आते उनके संवेग धीरे-धीरे दबने लगते हैं। ठीक है, अब उसको भूख लगी है तो दहाड़ मार के नहीं रोएगा, वो जाके बोलेगा मम्मी को, ठीक है, या फिर अपना कोई फेशियल एक्सप्रेशन देगा या फिर इशारों से व्यक्त करेगा, लेकिन जाके बताएगा एक बार एकाएक दहाड़ मार के रोना स्टार्ट नहीं करेगा। तो आत्म प्रदर्शन का अवसर भी बालकों को इस स्टेज में होता है, धीरे-धीरे धीरे अवस्था तक आने लगता है। उनके संवेग जो है धीरे-धीरे पहले की तुलना में क्या होते हैं, अब दबने लगते हैं। पहले की तरह तीव्र रूप से प्रदर्शन नहीं करेगा। ठीक है, अगला बोल रहा है मानसिक क्रियाओं का अवसर, यानी कि मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रियाओं का बालकों को अवसर देना चाहिए। कोई पजल गेम है, पजल गेम बच्चों को दे दिए, अब बच्चे उसमें घिरे हुए हैं, खेल रहे हैं, खेल-खेल उसको एडजस्ट करने की, जोड़ने की क्रिया कर रहे हैं। तो क्या है, माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मानसिक एक्टिविटी कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं। अपने मानसिक क्रियाओं को वो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये बन गया, इसको ऐसे, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर वो जो भी सोच रहे हैं, इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये बन रहा है, इसको ऐसे जोड़ने से ये बन रहा है, उसको वो कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, मानसिक क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो मानसिक क्रियाकलाप का भी सिस्टम देखिएगा, छोटे-छोटे बच्चों को पजल गेम दे दिया जाता है, कलरफुल्स रहते हैं, एक के ऊपर एक इसको अटैच कर देंगे, इसको बनाइए।
ठीक है। जैसे छोटे छोटे बॉल्स टाइप है तो उसको एक के ऊपर एक अटैच करके बनाने के लिए देते हैं, चाहे 1 2 3 दे दिया जाता है, चाहे कुछ भी दे दिया जाता है पजल्स के लिए। तो वो सारे बच्चों को क्यों दिए जाते हैं, मानसिक क्रियाकलाप होने चाहिए ताकि मेंटली वो क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो इस चीज का भी अवसर बालों को देनी चाहिए। अगला बोल रहा है क्रिया द्वारा शिक्षा, खेल खेल की शिक्षा। क्रिया का मतलब क्या, खेल खेल में बच्चों को खिला रहा है। अब बच्चों को इतने छोटे बच्चों को 0 से 2 वर्ष के बच्चों को आप किसी चीज को पढ़ाना है तो बैठा के 2 घंटे या 1 घंटे पढ़ाइएगा, क्या बच्चा पढ़ेगा, सीखेगा नहीं। उसको क्रिया के द्वारा खेल रहे हैं, बेटा आंख कहाँ है तो दिखाएगा, बेटा कान कहाँ है तो दिखाएगा। खेल रहे हैं उसके साथ, खेल खेल के बोलेंगे कि देखो मम्मी का आंख है, ये मम्मी का कान है, ठीक है, या फिर ये उंगलियां है। तो खेल खेल में क्रिया के माध्यम से हम बालकों को बता बता के बहुत सारी चीजों की जानकारी दे रहे हैं। ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। चाहे किसी एनिमल का कोई हम स्टैचू दिखा रहे हैं या पिक्चर दिखा रहे हैं तो देखो बेटा ये क्या है, गाय ये कैसे बोलती है, ठीक है, ये क्या खाती है। तो हर चीज की जानकारी हम बच्चों को क्रिया के माध्यम से, खेल के माध्यम से करवाते हैं। इस स्टेज में बालकों को प्ले स्कूल, जैसे हम लोग बालकों को, छोटे बालकों को प्ले स्कूल भेजते हैं ना, तो प्ले स्कूल में भी क्या होता है, बालक खेल खेल के माध्यम से किया किसी चीज को बताया जाता है, जिसको हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों के ऊपर स्टडी का कोई बर्डन नहीं रहता है, कोई यहाँ पे दबाव नहीं रहता है कि आपको इतना होमवर्क करके लाना ही है, आपको ये चीज करना ही है। उनकी जितनी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, वो सब खेल खेल के माध्यम से बालकों को सिखाने की कोशिश की जाती है। क्लियर हुआ इतना? जी मैम। इसके बाद है अच्छी आदतों का निर्माण, यानी कि जो कुछ भी गुड हैबिट्स है, ठीक है, वो गुड हैबिट्स का हम लोग को बच्चों को बताना है कि बड़े पापा हैं तो आप करके बोलिए, ठीक है, कोई बड़ा एल्डर आए तो उसको पैर छू के प्रणाम कीजिए, ठीक है, गुड बाय बोलिए, जाने के बाद बाय बोला जाता है, कोई आ जाए तो उसका वेलकम करना चाहिए, खाने को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसे गुड हैबिट्स हैं जो छोटे छोटे बच्चों को बताए जाते हैं। तो अच्छी आदतों का निर्माण भी इस स्टेज के अंत तक बालकों को सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। विभिन्न अंगों की शिक्षा, जो कि अभी हम बताएं, आंख है, नाक है, नोज है, ये सारे अंगों की शिक्षा भी बालकों को क्रियात्मक रूप से खेल खेल के माध्यम से दे दी जाए। इसी स्टेज में बालक आपको हर एक अंगों की जानकारी बालकों को होती है। हाथ कहाँ है बेटा तो हाथ दिखाएगा, पैर कहाँ है तो पैर दिखाएगा, आंख कहाँ है तो आंख दिखाएगा। तो ये सारे अंगों की जानकारी भी बालकों को प्राय 2 साल की उम्र में हर बालक को हो जाती है, हर बालक को इसकी जानकारी, ठीक है, इतना तक क्लियर। ये हम लोग का आज शैशवावस्था पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैम अब आप लोग एक को, नंबर हाँ एक बोलिए। नंबर में बोले थे मैम, आत्म प्रदर्शन का क्या बोले थे मैम पूरा? आत्म प्रदर्शन का अवसर, यानी कि अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को कैसे प्रदर्शित करना है। हम लोगों ने क्या देखा था कि शैशवावस्था के शुरुआती दौर में, मान लीजिए 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का शिशु है, तो उसको जब भी कुछ भूख लगती थी या फिर गुस्सा आता था, चाहे कुछ होता था, तो वो अपने संवेगों का बहुत तीव्र रूप से प्रदर्शन करता था। लेकिन इसके अंतिम दौर तक आते आते उनको आत्म प्रदर्शन की तो हम हमें अवसर देना चाहिए कि जो कुछ भी उनके मन में है, जो कुछ भी भावनाएं है, वो बोलना चाहते हैं, जो उन्हें तकलीफ है, मान लीजिए उनको भूख ही लगी है, तो उसका वो प्रदर्शन कैसे करे। अंतिम स्टेज तक आते आते उनका जो संवेग इतना तीव्र गति से शुरुआती दौर में जो प्रदर्शित करते थे ना, वो भी धीरे 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 कम होने लगता है। अब वो दहाड़ मार मार के रोएंगे नहीं, भूख लगी है दहाड़ मार मार के रोने लगे नहीं। अब वो जाएंगे मम्मी के पास, खाने की डिमांड करेंगे, चाहे वो शब्दों के माध्यम से, टूटे फूटे शब्दों के माध्यम से बोलना चाहेंगे, चाहे इशारों के माध्यम से बोलना चाहेंगे, चाहे जिस किसी के माध्यम से बोलना चाहेंगे। देखिए ना, 2 साल का बच्चा होता है, लेकिन वो उस समय दहाड़ मार करके रोए नहीं, भूख लगा है। 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का बालक भूख लगेगा तो खूब जोर जोर से चिल्लाएगा। लेकिन वही आपका 12 महीने का बच्चा हो गया या 10 महीने का बच्चा हो गया, वहाँ पे भूख लगी हुई इतना जोर से चिल्लाएगा नहीं, अपने संवेगों का इस तरह से प्रदर्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि आत्म प्रदर्शन की भावना का अवसर, मतलब वो अपने अंतर की भावनाओं को, विचारों को किस तरह से प्रदर्शित करे, इसका भी अवसर हमें बालकों को प्रदान करनी चाहिए, इसका भी शिक्षा बालकों को देनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बालक रो ही रहा है, कोई तकलीफ है, तो मम्मी बताएगी ना
बेटा ऐसे बोलो, ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, तो हम लोग क्या देखें, बालक अनुकरण के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। आपको ब्रेड चाहिए, चाहे आपको खिलौने चाहिए, तो अब दूसरी बार वो बच्चा उस चीज को मम्मी के बताए हुए चीज को नकल कर लेगा, अपनी स्मृति में उसको कैद कर लिया, और सेकंड टाइम जब वो उसको अपने आप प्रदर्शित करेगा, तो उस चीज को दिखाकर या उस चीज को बताकर, उस प्रकार वो अपने संवेगों का तीव्र रूप से प्रदर्शन करके बालक इस चीज को नहीं बताए। ठीक है, क्लियर हुआ? जी मैम। हो गया? और किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, कि आज हम लोग का सहस्वावस्था कंप्लीट। ठीक है, हम आप लोग को एक बार स्टार्टिंग से लेकर तक सहस्वावस्था का चीज को एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सहस्वावस्था में बालक, हाँ बोलिए। मैम, नैतिकता अभाव के बाद कुछ पॉइंट बोले थे, कल्पना कुछ बोले थे ऐसे, वो फिर से बताइए ना थोड़ा सा। अच्छा, कल्पना, इस स्टेज में बालक है ना, कल्पना की दुनिया में बात ज्यादा चीजें हैं, उनको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है, कि वास्तविक में जो छड़ी है, ये छड़ी है, ये कोई मैजिक नहीं है, इसको घुमाने से हमारे सामने बहुत सारे खिलौने और ढेर सारी मिठाइयां नहीं आ जाएंगी। ठीक है, तो वो लोग जो है इस स्टेज में काल्पनिक दुनिया में ज्यादा रहते हैं, काल्पनिक कहानी के द्वारा जो कहानियां सुनाई जाती है, कहानियां या फिर घोड़े की कहानियां, वो स्टिक है, उस स्टिक को घोड़ा मान लिया और पैरों के बीच में घुसाकर उसको घोड़ा मारकर उसके ऊपर क्या कर रहा है, पूरा पैर रहा है, वो घोड़ा समझ, वो काल्पनिक दुनिया में ही जी रहे हैं, कल्पना के आधार पर ही जी रहे हैं। ठीक है, वास्तविक में वो छड़ी है, वो घोड़ा नहीं है, इस चीज को वो नहीं जानते, वो काल्पनिक दुनिया में ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कल्पना, काल्पनिकता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है इस स्टेज पर। काल्पनिक दुनिया से उनका बहुत ज्यादा क्या लगाव होता है, दादी नानी के द्वारा जो कुछ वो कहानियां सुनते हैं सबको वो सच मानते हैं, और उसी की दुनिया में वो जीते हैं, उसी चीज को वो लेकर जीते हैं। ठीक है, कल्पना की दुनिया में मान लीजिए बोला जाएगा कि एक स्टिक है, स्टिक को वो बोलेंगे कि स्टिक नहीं, ये तो घोड़ा है, तो वो उसको घोड़ा ही मान लेंगे और उसको घोड़ा मानकर उसमें दिन भर सवारी करते रहेंगे। समझ में आया? उड़न उड़न खटोला जो है आसमान से आता है और हमें उठाकर उड़न खटोला जो है आसमान में उड़ाते हुए ले जाता है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि वास्तव में उड़न खटोला होता है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, तो वो नहीं जानते हैं, लोग उसी को सच्चा मान लेंगे, उसी को वास्तविक चीज मान लेंगे। वास्तव में उड़न खटोला होता है, उड़न खटोला आएगा आसमान से और हमें उड़ाकर आसमान की सैर कराने। तो काल्पनिकता की दुनिया में बच्चे इस स्टेज पे ज्यादा है। ठीक है, यस मैम। और किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो डाउट क्लियर कीजिए, क्योंकि हम लोग का आज से अवस्था कंप्लीट। अब आएगा हम लोग का कल बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था को हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। हाँ बोलिए निशान। मैम वो भी तो आ जाएगा ना, जो बच्चा में दांत टूट जाता है तो पिल्लो के नीचे रख देते हैं, बड़ा दांत हो जाए। हाँ, ये भी तो कल्पना पे ही ना आधारित है, ये चीज भी तो कल्पना पे ही ना आधारित है, ये सब चीज भी कल्पना के आधार पर, मतलब वास्तविकता क्या है चीज को वो नहीं जान रहे, उसको पिलो के नीचे रख देंगे तो वो हमारी दांत जो है वो वापस आ जाएगी, ये सब चीजें काल्पनिक चीजें भी वो अपने माइंड में रखते हैं। 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है, क्या कि सहस्वावस्था में नैतिकता का अभाव होता है, सहस्वावस्था में बालक पूर्ण रूप से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सहस्वावस्था में बालक का शारीरिक विकास हुआ, बालक का मानसिक विकास हुआ, बालक का क्रियात्मक विकास हुआ। ठीक है, बालक का मानसिक विकास हुआ, ये सारा विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। किस चीज का अभाव रहता है, तो नैतिकता का अभाव होता है। सहस्वावस्था में बालक में नैतिक आचरण नहीं आता, उनमें नैतिकता नहीं होती, और क्या क्या चीजों में तीव्रता से विकास होता है, तो शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक, इन सब चीजों में बहुत ही तीव्रता से बालक का विकास होता है। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें से क्वेश्चन प्राय आता है। सहस्वावस्था को हम लोग जीवन का आदर्श काल कहते हैं, सहस्वावस्था को जीवन की नींव कहा जाता है। ठीक है,
ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है कि सबसे प्राय क्वेश्चन आता है, इस सब चीज को माइंड में रखना है। कल बाल्यावस्था पढ़ेंगे तो शैशवावस्था बाल्यावस्था में कुछ कंपेयर हो जाएगा कि शैशवावस्था में क्या क्या आता है और बाल्यावस्था में अब किन किन गुणों को वो जान रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए, आप लोग ईवीएस का बुक लेंगे? नो मैम। नो मैम, लीजिए। नहीं लिए हैं। एक क्लास वीकेंड में एक क्लास जो है ईवीएस का रखा जाएगा, ताकि इस चीज को पढ़ते पढ़ते बोर फील ना हो लोग। ठीक है, अभी तक आप लोगों को ये जो सीडीपी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बोर फील हुआ क्या होगा मैम? तो बोलिए। मतलब हम लोग अभी कंटिन्यू सीडीपी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं ना है कि एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, ऐसा भी तो होता है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग ईवीएस का बुक जितना जल्दी हो सके देख लीजिए, क्योंकि बीच बीच में हम लोग वीक में एक दिन अगर ईवीएस पढ़ेंगे तो थोड़ा वहां से माइंड हम लोग का क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा माइंड दूसरी तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ईवीएस में क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास घटित होती हैं, लेकिन हम उस चीज को नोटिस नहीं करते, हम उस चीज पे कभी ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, जैसे कि एक चीज आप लोग को बता रहे हैं कि ठंडी में छिपकलियां जो है, आपको कभी भी अपने घर के आंगन की दीवारों पर छिपकली नजर आएगी? नहीं नजर आती, क्योंकि छिपकली ऐसी है प्राणी है जो ठंडी के दिनों में क्या होती है, कहीं ना कहीं किसी बिल में, पूरे ठंडी वो आपको दिखेगी नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी बिल में जाके छिप जाएगी, और जैसे ठंडी खत्म होगी तब वो निकल कर बाहर आएगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपने आसपास चींटियां देखते हैं, चींटियां देखते हैं ना, चींटियां एक सीधे लाइन में चलती है, तो कैसे चींटियां जान जाती है कि हमको इसी लाइन में जाना है? वो एक प्रकार का विशेष तरह का गंध छोड़ती है, जिस गंध को सूंघते सूंघते उनके पीछे की चींटियां भी, मान लीजिए वो अपने लाइन से हट भी गई, उनका लाइन उनसे टूट भी गया या फिर वो कहीं दूसरी जगह खो गई, लेकिन वो स्मेल को सूंघते सूंघते वो एक तरह का स्मेल छोड़ती है जमीन पर, और उस स्मेल को सूंघते सूंघते वो अपने लाइन तक पहुंच जाएगी। वो किसी दूसरे के बिल में नहीं घुसेंगी, वो अपने ही झुंड के बिल में घुसेंगी, उस केवल एकमात्र गंध से। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम लोग ईवीएस में पढ़ेंगे, तो आप लोग बुक खरीद लीजिए, तो हम लोग ईवीएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सप्ताह में एक ईवीएस का भी क्लास हो जाएगा इससे, जिससे आप लोग का दोनों ही सब्जेक्ट एक साथ आगे बढ़ते जाएगा। मैम आप बोले थे कि बोलिए। मैम आप बोले थे कि मैथ का बुक बता देंगे और नहीं बताए। हाँ, मैथ्स का बुक बता देंगे, पहले ईवीएस का बुक खरीदिए। देखिए मैथ्स ऐसा चीज है ना, जो अगर अभी बता के छोड़ दिए और प्रैक्टिस नहीं हुआ तो फिर सब गया। ठीक है, स्टार्ट करके मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। यस मैम। सबसे मेन तो हम लोग का है सीडीपी, ये सीडीपी आपका 90 मार्क्स का है, 90 मार्क्स का अकेले सीडीपी। इस सीडीपी से आपका हिंदी पैडागोजी से भी आएगा, आप इंग्लिश चाहे संस्कृत देखिए उस पैडागोजी सेक्शन से भी आएगा, ठीक है, आपका मैथ से भी आएगा, आपका ईवीएस से भी आएगा। तो मेन तो हम लोग को इसको कवर करना है, इसके इसमें आपको सबसे ज्यादा वक्त देना है, सीडीपी को हमको सबसे ज्यादा टाइम देना है, बाद में हमको थोड़ा थोड़ा टाइम भी देना है। तो एक एक करके हम लोग करेंगे, पहले ईवीएस पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम आपका मैथ्स भी स्टार्ट कर देंगे। ईवीएस हो जाएगा, वो हम लोग बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, रिवीजन होता रहेगा, और मैथ्स भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैथ्स भी कुछ टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है, बस कुछ फार्मूला है जो कि हम लोग कैसे शॉर्ट टाइम में उसको तुरंत बना सकते। बनाने का प्रोसेस सबको आता है, लॉन्ग विधि से सब बना सकता है, लेकिन हम लोग को क्या है, क्योंकि सीटेट में हमको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है, तो हमको उस 1 मिनट में कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, टाइम टेकन ना हो, शॉर्ट टाइम में ही हमको उसको शॉर्ट करके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। तो वो हम चीज आप लोगों को बताएं, कैसे शॉर्टली जो है फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एक करके एक साथ सभी चीजों को स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत हो जाता है, इसलिए ईवीएस पहले आप लोग पढ़िए, हम आप लोग को जो टॉपिक पहले दे रहे हैं आप पढ़िए, इसको पढ़ेंगे तो आप ज्यादा मजा आएगा, आप लोग खुद ही बोलेंगे कि मैम आज इसका क्लास ईवीएस पढ़ने में इतना मजा आएगा कि आप लोग खुद ही बोलेंगे कि मैम ईवीएस से क्वेश्चन पूछिए है आज इसका क्लास। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कि ईवीएस में मार्क्स सबसे ज्यादा उठता है,
मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में मार्क्स अगर डिडक्ट भी हो गया तो वीएस आपका मार्क्स उठा देता है। हाँ बोलिए निशांत। बुक का नाम मैम? ईवीएस के बुक है ना, एनसीईआरटी का बुक लेना है, क्लास 3, 4 और 5 का बुक का नाम है आसपास। ठीक है मैम ये 6 to 8 भी काम देगा? नहीं, 6 to 8 में आपका पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। 6 to 8 में आपको क्या पढ़ना है, अगर आप आर्ट्स ग्रुप से है तो आपको सोशल साइंस पढ़ना है, और अगर आप मैथ और साइंस ग्रुप से है तो आपको मैथ्स और साइंस पढ़ना है। ओके मैम। वो 6 to 8 के लिए नहीं, केवल हम 1 to 5 के लिए। ठीक है, आप पहले 1 to 5 पे फोकस कीजिए ना। आपका 1 to 5 पे पूरा फोकस रहेगा ना तो आपका 6 to 8 ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 1 to 5 में आप जो सीडीपी पढ़ रहे हैं वही आपका 6 to 8 में भी रहेगा। 1 to 5 में आप जो लैंग्वेज पढ़ेंगे, दोनों लैंग्वेज, वही चीज आपका 6 to 8 में रहेगा। समझ में आया? तो ये 3 से 4 सब्जेक्ट तो आपका ऐसे ही मैच कर जाएगा, तो आपका इसी तरह से मार्क्स उठ जाएगा। फोकस पहले एक पे कीजिए। आप दोनों पे चाहेंगे एक साथ फोकस करें तो नहीं होगा। आप एक पे पूरा फोकस डालिए और देखिए इसके साथ आपका दूसरा भी क्लियर होगा। आप एक पेपर दीजिएगा, आपका दूसरा पेपर भी क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। लेकिन आपका सीडीपी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, आपका लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ये 3 चीज का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो आपका एक के साथ हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका सेकंड पेपर भी क्लियर हो जाएगा। सोशल साइंस को हम केवल पढ़े रखते हैं, इसके बाद हम आपको बोलते हैं, मान लीजिए आपका आर्ट्स ग्रुप है, सोशल साइंस को आपको हटा भी दिए तो भी हम आपको बोलते हैं, गारंटी देते हैं कि आपका 6 to 8 भी क्लियर हो जाएगा, केवल सीडीपी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज के। आपका लैंग्वेज क्या है, क्या लैंग्वेज लिए हैं आप? फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी होगा। जी मैम। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश मैम। और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लिए हैं। इंग्लिश में जानते हैं नहीं। मार्क्स, हाँ जी मैम बोलिए। इंग्लिश में मार्क्स जो है ना, चाहे इंग्लिश में कितना भी अच्छा कमांड ना, अब इंग्लिश के ज्ञाता ही क्यों ना हो, लेकिन इंग्लिश में मार्क्स गेन नहीं होता है। हार्डली, बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा तो 10 से 12। ठीक है, बहुत इंग्लिश का जो पैसेज पैटर्न होता है ना, बहुत टफ होता है। जो पोयम का जो पैसेज पैटर्न होता है बहुत टफ होता है, तो इंग्लिश में मार्क्स गेन कर, लेकिन कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम हम भी इंग्लिश लिए थे और हम दोनों पेपर क्लियर किया अपना। सेकेंड टाइम हम संस्कृत लिए थे तो मेरा मार्क्स उससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि संस्कृत और हिंदी बहुत ज्यादा सेम होता है। और जैसे हम लोग ईवीएस में मार्क्स उठाते हैं, हम आपको लैंग्वेज बताएंगे। जब हम लोग इसका लैंग्वेज पढ़ेंगे, पेपर ये फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पढ़ेंगे, तो हिंदी में हम आपको ऐसे बता देंगे ना, ऐसा पैटर्न बता देंगे कि आप लोग हिंदी का जो 15 मार्क्स का जो हम लोग का पेडागोजी सेक्शन है, वो आप लोग ऐसे ही चुटकी में सॉल्व कर लीजिएगा। वही सेम चीज फॉलो करता है हम लोग का संस्कृत, तो दोनों बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। और संस्कृत में मार्क्स बहुत ज्यादा उठता है। संस्कृत में आपको 25-26 मार्क्स तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम इंग्लिश से ही अटेम्प्ट किए थे एग्जाम। पेपर तो मेरा दोनों क्लियर हुआ, लेकिन मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया। इंग्लिश की वजह से मार्क्स मेरा थोड़ा कम हो गया। कोई बात नहीं, दोनों का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, चलिए। अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? नो मैम। तो क्लास ओवर करें यहाँ। जी मैम, थैंक यू मैम। कल का टॉपिक हम लोग का Thank रहेगा you, ma'am. बाल्यावस्था। हाँ ओके, थैंक यू एवरीवन।